नमस्कार साथियों, इन दिस वीडियो हम भारत की जनसंख्या में होने वाली कुछ जो जनसांख्यिकी है यानी डेमोग्राफिक चेंजेस की बात हमेशा सोशल मीडिया में चलती रहती है। उस पे हम आज का यही वीडियो है कि क्या सच में एक खास वर्ग, यहाँ पे मैं मुसलमानों का लिया हूँ, ठीक है, क्या मुसलमान कभी मेजॉरिटी में आ जाएंगे यानी हिंदुओं से अधिक जनसंख्या बना लेंगे भारत में? और क्या सरकारी डाटा इस बात का संकेत देती है? और क्या जनसंख्या जिहाद जैसे शब्दों के आधार पे कोई विशेष खास वर्ग क्या कहें कि अपने बच्चों की जो संख्या उसको छिपा सकती है सरकार के सामने, बाद में फिर जनसंख्या जिहाद करने में उन्हें मदद मिले, ऐसा कुछ? तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के आज का ये वीडियो है, ठीक है। तो आज हम आंकड़ों की ही बात करेंगे, ठीक है। भावनाओं को किनारे कर देंगे, आंकड़ों की भाषा में ही बात करेंगे कि सच्चाई कितनी है, क्या सच में जनसंख्या जिहाद हो जाएंगे? क्योंकि एक बार अभी हाल फिलहाल में एक सांसद है ओवैसी, उसने कहा था कि हिजाब पहनने वाली बेटी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसे कुछ। तो क्या ये संभव है? क्योंकि देखो, बहुसंख्यक होंगे तभी तो ऐसा होगा ना भाई। बहुसंख्यक होने के लिए जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी का हम जो सरकारी डेटा है उनके आधार पे विश्लेषण करते हैं आज का, ठीक है। तो प्रश्न यही है कि क्या भारत में सच में मुस्लिमों का जो जनसंख्या है उसमें विस्फोट होने वाला है? और जो सरकारी डाटा है उसमें क्या बच्चों को छुपाया जा सकता है ताकि बाद में जनसंख्या जिहाद करे? तो ये सब चीज़ें आज डेटा बेस्ड हम फैक्ट चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और योजनाओं के लिए क्या है, आवश्यक भी है, ठीक है। तो इस पड़ताल की शुरुआत हम सबसे बड़े एक मिथक है उसका, जनसंख्या विस्फोट का, मुसलमानों के द्वारा भी। और भारत में क्या जनसंख्या विस्फोट हो सकता है? सभी समुदाय मतलब पूर्ण जनसंख्या, ठीक है। तो डेटा और जो साइंटिस्ट है उनका यह अनुमान है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट नहीं होगी, ठीक है। इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, ठीक है, साइंटिस्टों ने। और हमारे एक संस्था है NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सर्वे कराता है। इसके 5वें सर्वे में आंकड़े आए हैं। यह बताता है कि भारत में किसी भी तरह का जो मेजॉरिटी जो शिफ्ट होना है, वैसी घटना है, वो नामुमकिन है। मतलब कोई अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक में आ नहीं सकता। ये डेटा कहता है किसका? हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण का, ठीक है, जो 2019 और 21 में हुआ था, इसके बीच में, ठीक है। तो आप ये देखो, जो करेंट ट्रेंड है उसको देखो, क्या है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो लगातार नीचे गिर रही है सभी समुदाय का ना यहाँ पे। और जब वृद्धि दर ही गिर रही होती है तो जो हमारा जनसंख्या का एक क्या कहें कि मन में जो होता है विस्फोट होगा, वो गणितीय आधार पे तो असंभव बताता है जब वृद्धि दर गिर रही हो तो, ठीक है। तो जनसंख्या की यही गिरावट यही साबित करती है कि जो ओवरटेक का जो नैरेटिव है कि अल्पसंख्यक क्या है, जैसे मुसलमान सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है जनसंख्या के आधार पे भाई, तो क्या वो हिंदू जो मेजॉरिटी है बहुसंख्यक उसको ओवरटेक कर पाएगा? ये कल्पना है, ठीक है। और इसका ओवरटेक नहीं होगा। ये साइंटिस्टों ने 2 तरह के मेथड यूज़ किए, ठीक है। और सरकारी डाटा तो यही करते हैं भाई कि जो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मतलब जन्म दर है कुल, वो सबसे गिरावट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो केवल कल्पना करने से ओवरटेक नहीं हो जाएगा। जो भी अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक में नहीं बदल जाएंगे, क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नीचे जा रही है लगातार, हर समुदाय का जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसी गिरावट पे ऐतिहासिक गिरावट हुई है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो,
जो डेमोग्राफिक की दिशा बदल देती है, ऐसी गिरावट है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 1992 और 93 में हमारा जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे उसने सर्वे करके बताया कि मुस्लिम समुदाय का जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर है, वो 4.4 था 1992-93 में। मतलब क्या है, प्रति महिला 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी। मतलब एक महिला 4.5 बच्चों को जन्म दे रही थी लगभग। ठीक है, लेकिन यही हमारा क्या है, ये कौन सा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 और 21 के बीच में इसका डाटा देखो, ये गिरकर मात्र जो 4.4 था ना 1992 में, देखो वो 2.36 हो गया है। ठीक है, कितने सालों में, मात्र 30 सालों में लगभग कहें तो। ठीक है, तो देखो कितना परसेंट गिरा है। मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 46.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, मात्र 30 सालों में। मतलब 30 साल पहले 4.5 बच्चों को जन्म देते थे, अब लगभग 2021 तक 2.5 बच्चों को, तो 2 बच्चे कम जन्म देना शुरू कर दिए। मतलब 2.5 बच्चे अब जन्म दे रहे हैं लगभग। 30 साल पहले 4.5 था। ठीक है, मतलब 2 बच्चे घट गए हैं 30 साल में। तो ये भारी गिरावट दर्ज की गई है 5वें चरण में 2019 से 2021 के बीच में जब कराए गए थे। तो इसका 100 वाट फैक्टर यह है कि मुस्लिम समुदाय में जो फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट की रफ्तार सभी समुदाय से, ध्यान देना, जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर, प्रजनन दर, वो सभी समुदाय से सबसे तेज गति से गिर रहा है। ठीक है, और ये जो है वो सामाजिक व्यवहार है और फैमिली प्लानिंग के प्रति जो गहरी जागरूकता है उसके प्रमाण है कि फर्टिलिटी रेट गिरना और स्थायित्व की ओर आना। ठीक है, तो रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये देखो कि श्रिंकिंग गैप दिखाता हूँ आपको। आज हमारे मतलब हिंदुओं का हम हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर, आज बता रहा हूँ। ठीक है, 1.94 के करीब है लगभग। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे देखो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का अंतर देखो, अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। देखो हमारा लगभग 2 है। ठीक है, मतलब 1.94 है, और मुसलमानों का क्या है, 2.36 है। मतलब उनका 2.5 है और हमारा 2 है, लगभग आधे का है। ठीक है, सामान्य गणना के लिए मतलब क्या है कि जो दोनों समुदायों के बीच जो श्रिंकिंग गैप है, फर्टिलिटी गैप था 1992-93 में काफ़ी अधिक था, 1.1 था। अभी आगे चलेंगे उसमें। अब ये समुदाय, जो दोनों समुदाय है उनके बीच का ये गैप जो है लगभग खत्म होने की कगार पर है। और विशेषज्ञों की जो मैथमेटिकल मॉडल्स है, विशेषकर इसको पॉलिनोमियल ग्रोथ मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये साफ दिखाते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, आपको ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करेंगी। यहाँ कभी क्रॉस नहीं करेंगी, इसका मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक है वो हमेशा बहुसंख्यक ही रहेगा, और जो अल्पसंख्यक है यानी मुसलमान अभी अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक ही रहेगी और उतनी ही मात्रा में ही रहेगी। ठीक है, उतनी मात्रा मतलब उतने ही अनुपात में, अधिक नहीं होंगी। यहाँ क्रॉस नहीं करेगी, इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यक, जैसे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वो कभी भी बहुसंख्यक को क्रॉस करके मतलब ओवरटेक करके बहुसंख्यक नहीं बन जाएगा। ये पॉलिनोमियल ग्रोथ मॉडल यही बताता है। ठीक है, जो विशेषज्ञों का है, साइंटिस्टों का है, तो यही बताता है। ठीक है, और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं बन जाता, गणित की साफ कसौटी है। ठीक है, और गणित क्या है, कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तर्क और प्रमाण दोनों के आधार पे ही गणित काम करता है। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, उसको प्यू रिसर्च सेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो आप, ग्लोबल प्रोजेक्शन देखो स्थिरता की पुष्टि करती है। ग्लोबल जो प्रोजेक्शन है वो स्थिरता की पुष्टि कर रही है, यानी स्थिर हो जाएगी जनसंख्या हमारा। और
इसी स्थिरता के कारण ही भारत सरकार क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या स्वतः ही स्थिर हो रहा है, अभी कुछ साल तक बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि युवा आबादी है तो, लेकिन स्थिर होना शुरू हो गया है। तो 2050 तक क्या है, हिंदुओं की जो जनसंख्या लगभग 77% रहेंगी, ये कह रहा है प्यू रिसर्च सेंटर, 77% रहेंगी, जबकि मुसलमानों की जो आबादी है वो 18 से 19%, यानी कहा जाए तो 31 करोड़ 10 लाख के आसपास स्थिर हो जाएंगी, ठीक है, 2050 तक। ये क्या है, प्यू रिसर्च सेंटर, ये पूरी दुनिया भर की जो है धर्म के आधार पे क्या करता है, ये रिसर्च करता है जनसंख्या को, प्यू रिसर्च सेंटर। तो ओवरऑल ये सभी आंकड़े बताते हैं कि अगले जो 3 दशक है, भारत की जो हिंदू मेजोरिटी है, हिंदुओं की बहुसंख्यक है, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बरकरार ही रहेंगी, ठीक है। और स्थिरता आ रही है ना हमारी जनसंख्या में, बढ़ नहीं रही है, ध्यान देना, थोड़ा सा भी बढ़ेंगे 2063 तक, ठीक है। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर आंकड़े स्थिर है तो इन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या ये हिंदुओं का मंदिर जनसंख्या को कम करो कर रहा है, या मस्जिद में कह रहा है कि जनसंख्या को कम करो या स्थिर करो करके? तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये स्कूलों में जो शिक्षा होती है वह कर रहा है, ठीक है। तो डेटा तो यही गवाही दे रहा है भाई कि जो हमारा डेमोग्राफिक है उसका असली इंजन धर्म नहीं है, ये एजुकेशन है, और जो सोशियो इकोनॉमिक है वह कर रहा है, मतलब सामाजिक क्या है, जो समाज में क्या बोलते हैं विकास होता है वह कर रहा है, और शिक्षा कर रहा है। और आपको ये चौंकाने वाला दिखाता हूँ मैं, ये दक्षिण भारत में हमारा केरल है और तमिलनाडु है, वहाँ की जो साक्षरता दर है मुस्लिम महिलाओं का देखो क्या है, साक्षरता दर केरल और तमिलनाडु में अधिक है, मुस्लिम महिलाओं में। तो वहाँ जो फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर है, जन्म दर है, वो केवल 1.86 है, यानी पूरा 2 बच्चों को जन्म नहीं दे रही है प्रति महिला, ठीक है। और यही देखो, अब मैं ये मुस्लिम महिलाओं की है ना, केरल और तमिलनाडु का, अब इसके विपरीत दिखाता हूँ, कम जो साक्षर दर है, मतलब कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, वो यूपी और बिहार में है। वहाँ हिंदू माताएं बहनें हैं जो 2.89, यानी यहाँ हिंदू माताएं बहनें जो है लगभग 3 बच्चों को जन्म दे रही है, जो कम पढ़ी लिखी है, हिंदू है फिर भी। और मुस्लिम माता बहनें देखो यहाँ पे 2 बच्चों को जन्म दे रही, केरल और तमिलनाडु में, जहाँ साक्षर दर काफ़ी अधिक है मुस्लिम महिलाओं में, ठीक है। तो ये यही साबित करता है कि जहाँ एजुकेशन है, जहाँ हेल्थ सेवाएं तुरंत मिल जाती है, ठीक है, जहाँ की सामाजिक जो विकास है वो अच्छी होती है, वहाँ जनसंख्या अपने आप क्या है, स्थिर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये डाटा तो यही बताता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ देखो हिंदू है लेकिन कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, एक तरफ मुस्लिम महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, इसलिए उनका प्रजनन दर कम है, ठीक है। तो ये साबित यही करता है कि एजुकेशन और हेल्थ और सोशियो इकोनॉमी ही इसको नियंत्रित करता है, जनसंख्या नियंत्रण को। इसलिए क्या है, समाज में देश में जो केंद्र सरकार है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहा है चीन जैसा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, जनसंख्या शिक्षा और हेल्थ और सोशियो इकोनॉमी के द्वारा स्वतः ही अपने आप नियंत्रित हो रहा है, स्थिर हो रहा है। तो सरकार इसी पे फोकस कर रही है कि जो जितने भी हिंदू और मुस्लिम माताएं बहनें हैं जो अधिक बच्चों को जन्म देती है उनको शिक्षित किया जाए, ठीक है। लड़के लड़की दोनों को शिक्षित किया जा रहा है इसीलिए, ठीक है, जैसे 3 तलाक को हटा दिया ना, ताकि इस प्रकार की सामाजिक जागरूकता आए, इसीलिए, ठीक है। तो आगे यह है कि क्या ये जो डेटा है उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या लोग अपने बच्चों को नहीं छिपा सकते? तो आधुनिक हमारे देश में हाइडन पॉपुलेशन रखना लगभग असंभव है भाई।
आगे बताता हूँ। सरकार केवल लोगों के घर में जाके क्या है पूछ के टिक नहीं लगाता कि इसके घर में इतने सारे बच्चे हैं, ऐसा ठीक है। ये बल्कि साइंटिफिक मेथड होती है और क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म जो होती है उस पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया होती है। क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे, अलग अलग डाटा का, जैसे टीका लगाए बच्चों को तो वो ठीक है, तो और माता पिता की जो और भी जो भी होंगे उसमें काउंट हो जाता है ना भाई। टीका लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में बच्चों का क्या करना पड़ता है, नाम, जन्म जन्म का बर्थडे मतलब बर्थ कब हुआ है, माता पिता का नाम, मतलब माता पिता के संतानों की संख्या में बच्चों की संख्या और जुड़ गई समझो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे होते हैं टीका लगवाने के समय, बच्चों के जन्म के समय बहुत सारी चीज़ें होती है। उसको देखो कैसे कैसे होते हैं, प्रूफ देता हूँ मैं ये। तो इस जो वेरिफिकेशन उसका सबसे बड़ा ये प्रूफ ये है कि ट्रू सीरम होता है, ठीक है, यानी डिसीज सर्विलियंस होते हैं। अगर बच्चे छिपाए गए हैं तो उन्हें वैक्सीन नहीं लगी होगी। क्यों नहीं लगी होगी, क्योंकि बच्चे को छिपाए गए हैं। छिपाएंगे तो आप हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने के लिए नहीं ले जाएंगे। बच्चों को क्या है वैक्सीन लगाया जाता है, टीकाकरण। तो इसका प्रूफ बाकायदा है। क्या है, बच्चों को जब नहीं लगाया जाता है टीका तो किसी विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ बीमारी क्या है फैलना निश्चित है, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। राजस्थान के डिग जिला में एक केस स्टडी ऐसे ही सामने आया था। वहाँ कागजों पर क्या है 102% वैक्सीनेशन दिखाया गया था, ठीक है, कि उस क्षेत्र में क्या है 102% वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो गया है करके कागज में। लोगों ने अपने बच्चों को छुपा दिए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो डिप्थीरिया है, जो बीमारी है, इसी का क्या है वैक्सीन नहीं लगवाए थे तो ये फैलना शुरू हो गया, तो ये झूठ पकड़ा गया, ठीक है। तो डिसीज सर्विलेंस ने तुरंत बता दिया कि डेटा गलत था। जो 102% वैक्सीनेशन का डेटा था वो गलत था, और जो बच्चे छिपाए थे वो अब उजागर हो गए। बीमारियां क्या है झूठ नहीं बोलती। जो डिप्थीरिया है वो सभी बच्चों को हो गया, ठीक है, जो वैक्सीन नहीं लगवाए थे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एक झूठ पकड़ने का क्या है हमारा डिसीज सर्विलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन अगर बच्चों को छिपाएंगे तो वैक्सीनेशन नहीं कराया जाएगा निश्चित ही। और बहुत अलग अलग प्रकार की वैक्सीन होता है ना, और अलग अलग बीमारियों के लिए होता है। तो अगर नहीं छिपाएंगे तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो बच्चे का जीवन या बीमारी तुरंत पकड़ लेगा कि यहाँ पे बच्चों को छुपाया गया है करके। तो कोई भी समुदाय अपने बच्चों को नहीं छिपा सकते, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आगे और भी है, प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ज़मीनी स्तर पर एक प्रोसेस दिखाई पड़ती होंगी। हमारी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ता जो होती है, उनके पास क्या है हर घर का जो एलिजिबल कपल रजिस्टर होता है उनके पास। एलिजिबल मतलब क्या कि मतलब कौन कौन से जो दंपत्ति है वो भी बच्चों को जन्म दे रही, मतलब गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनकी संख्या का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कौन कौन अभी बच्चों को जन्म देने वाले हैं, गर्भवती कौन कौन है, ये उनके पास होता है। और जो नए बच्चे जन्म होते हैं उनका क्या है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आशा वर्कर है वो वजन से लेकर टीकाकरण का क्या है निरंतर फिजिकल मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनको पूरी डाटा फिल करनी होती है, ठीक है। वो भी घर घर जा जाकर डाटा फिल करना होता है और मॉनिटरिंग करना पड़ता है टीकाकरण का, बच्चों के वजन का, ठीक है। तो पहली बात तो यही कि कौन माताएं बहनें क्या है बच्चों को जन्म दे रही है, मतलब गर्भवती है, ये आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास पहले से ही होता है। बच्चों को जन्म हुआ है कि नहीं होता है वो खुद पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को इस आधार पे तो नहीं छिपा सकते हैं, ठीक है।
और भी अभी डेटा बताता हूँ। एक और अभेद्य डेटा है, डॉक्यूमेंटेशन चेन होता है एक। ये एक जो डॉक्यूमेंटेशन जो चेन है वो एक आयरन क्लेड सिस्टम कह सकते हैं। हमारे देश में एक कानून है 2023 में, RBD एक्ट 2023। इसके बाद क्या है, इस एक्ट के आधार पे क्या है, जो बर्थडे सर्टिफिकेट है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इसके बिना ना आपका आधार बनेगा यानी बच्चों का, न स्कूल में क्या एडमिशन होगा और न ही राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा। ठीक है, राशन कार्ड के आधार पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जो फ्री राशन मिलता है या पहले, इससे भी पहले 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल मिलता था, तो उसमें राशन उस आधार पे मिलता है प्रति सदस्य के आधार पे। अभी केंद्र सरकार मुफ्त में एक सदस्य को 5 किलो देता है। ठीक है, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को छुपाएंगे और उसको आधार कार्ड मतलब राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ेंगे तो उसका राशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और भारत का क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग इसी जोखिम को नहीं उठाना चाहते हैं, वो बिल्कुल लाभ उठाना चाहते हैं जो भी सरकारी बेनिफिट्स है उसको। ठीक है, इसलिए उन्हें पंजीकरण करवाना और अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत बनाए रखना उनका प्राथमिकता होता है। ठीक है, बच्चों को छिपा नहीं सकते राशन कार्ड के आधार पे। ठीक है, आगे चल के क्या होता है इसी के आधार पे तो वो बनता है हमारा मतदाता सूची में नाम जोड़ता है। ठीक है, तो जितने भी अभी मैं आपको वेरिफिकेशन बताए हैं उनके आधार पे कोई भी समुदाय चाहे मुसलमान हो, ठीक है, मुसलमानों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन क्या होती जनसंख्या जिहाद और इस्लामीकरण कर देंगे भारत को, ऐसा सोशल मीडिया में और लोगों के द्वारा आता रहता भी है भाई। इसलिए आज का वीडियो उन्हीं के विश्लेषण पे है, उन्हीं के कार्यों के, क्योंकि विषय की मांग है कि साफ साफ बताना। ठीक है, मैं डेटा के आधार पे बता रहा हूँ। और सरकार क्या आज की जो जनसंख्या जिहाद जैसी चीज़ है उसको नहीं रोक रही है, मतलब कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रही है, तो इसका मतलब उनके पास एक पक्का प्रूफ डेटा है जो यह साबित करता है कि जनसंख्या जिहाद जैसी चीज़ें अब भारत में नहीं होगी। कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को क्रॉस करके ओवरटेक के आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जो डेटा है साइंटिस्टों का, तो वो क्या है, जो मेथड है चेक करने का वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहा है। और बस इतना ही है। तो जो एक्सप्लोशन होगा पॉपुलेशन का वो केवल भ्रम है। कोई समुदाय सोच रहा है कि हम जनसंख्या जिहाद कर देंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, बुरखा बोलते हैं, नहीं, हिजाब वाली बेटी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास क्या है, जनसंख्या हमारी क्या है, स्थिर हो रही है, सभी समुदाय का हो रहा है, और मुसलमानों का तो तेज गति के साथ हो रहा है। मुसलमानों का तेज गति के साथ होना, ये तेज गति के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो 1900 मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या है, तेज गति से बच्चों को जन्म दिए थे और उतनी संपत्ति नहीं है। अब संपत्ति क्या है, बच्चों में बढ़ गई है तो बहुत छोटा छोटा हो गया है। और इसीलिए क्या कहते हैं कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गरीबी इसीलिए है तो जनसंख्या के कारण। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं जो जनसंख्या है 2063 तक क्या होगा, 1,70,00,000,000 तक जा सकता है। ठीक है, और वहीं से स्थिर होना तो अभी से शुरू हो गया है, लेकिन क्या है, हमारे युवा जो जनसंख्या वो अभी युवा है, इसलिए थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन स्थिर 2063 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम जाएगा कितना, 1,70,00,000,000 तक। अभी कुछ 1,42,00,000,000 है, 142 करोड़ कहते हैं हम, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उस समय 2063 में मुसलमानों की जनसंख्या होगी 31 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, और हिंदुओं का 140 तक जाएगा, और अन्य समुदाय सब ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो स्थिर होना शुरू हो गया है। और
हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत सारे डेटा का क्रॉस चेकिंग होता है, बताया था ना, वैक्सीनेशन हो गया, आधार हो गया, स्कूल में भर्ती होने के लिए, ठीक है, बर्थडे जो सर्टिफिकेट है वो, इन सब का क्या है, क्रॉस चेकिंग करते हैं, इसलिए बच्चों को छिपा के बाद में जनसंख्या ज्यादा करने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और आजकल क्या डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में क्रॉस चेकिंग करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो डेटा यही कहती है कि जो बहुसंख्यक है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी बहुसंख्यक स्थिति बहुसंख्यक ही बनी रहेंगी, ठीक है, हिंदुओं की। तो हमारा जो ओवरऑल जनसंख्या है वो नीचे ही जा रही है, ठीक है, स्टेबल हो रही है, स्थिर हो रहा है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार आज बैठी है केंद्र में, वो जिहाद जैसे चीज़ों से सख्त निपटना जानती है, ठीक है। इसलिए सरकार को दोष देना या सरकार ये नहीं ला रही है वो नहीं ला रही है नहीं कर सकते। हाँ भाई, एनआरसी लाना जरूरी है, सीए और एनआरसी, ठीक है। तो बस इतना ही है। सीए एनआरसी लाएंगे तो क्या होगा, जो अवैध है वो अवैध जो घुसपैठियाँ, उनसे हमें डरने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वे आएंगे बेवजह हमारी जनसंख्या में बढ़ाएंगे, हमारे ही चीज़ों को खाएंगे पिएंगे और हमें ही लात मारेंगे, ठीक है। तो उनसे बचने की ज़रूरत है। तो कैसे लगा आज का ये एनालिसिस, आप एक लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।